दोस्तों फिक्स असेट अकाउंटिंग सीरीज का ये हमारा चौथा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से जीएसटी को ध्यान में रखते हुए फिक्स असेट या कैपिटल गुड्स को परचेज करने की एंट्रीज टैली प्राइम में पोस्ट करनी है। सेकेंड वीडियो में फिक्स असेट को ही एज अ स्टॉक आइटम किस तरह से मैनेज किया जाता है वो हमने लर्न किया था। और थर्ड वीडियो में आईटीसी रिवर्सल से संबंधित अकाउंटिंग का रूल 43 डिस्कस करते हुए हमने लर्न किया था कि किस तरह से आईटीसी को रिवर्स किया जाता है और कब किया जाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, डेप्रिसिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन भी रहता है। तो आज के वीडियो में डिटेल में हम डेप्रिसिएशन को समझने वाले हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, कब लगाना होता है, कौन कौन से एक्ट्स होते हैं, इसकी कौन कौन से मेथड्स होते हैं, सारा कुछ इसी वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट यूट्यूब चैनल पर। आइए सबसे पहले जानते हैं कि डेप्रिसिएशन मीन्स मूल्यह्रास किसे कहते हैं और ये क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द cost of a tangible assets over its useful life. It represents the wear and tear of reduction in the value of an asset due to its uses over time. जब भी हम कोई फिक्स असेट बिजनेस में परचेस करते हैं तो समय के साथ उसकी वैल्यू में कमी आती है। इस कमी को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं और असेट की वैल्यू में आने वाली कमी के कारण ही इसे एक एक्सपेंस माना गया है। तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस दैट हेल्प्स बिजनेस allocate the cost of asset to the accounting period in which they are used. दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा, ये टर्म नॉन कैश एक्सपेंस, इसे खर्चा माना गया है पर ये ऐसा खर्चा है जिसमें कैश हमारे बिजनेस से बाहर नहीं जाता है। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे एक्सपेंसेस दिखाते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, सैलरी एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया, तो ये सारे कैश एक्सपेंसेस है, ऐसे एक्सपेंसेस जिनमें कैश हमारे बिजनेस से बाहर जाता है। पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस होते हुए भी, लॉस होते हुए भी इसमें कैश हमारे बिजनेस से बाहर नहीं जाता है। ये किस पर लगाया जाता है? टेंजिबल एसेट्स पे, जैसे बिल्डिंग्स, मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर, फिक्चर्स, कंप्यूटर्स, ऐसी एसेट्स जिनका फिजिकल अस्तित्व होता है उन सब पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। आइए कुछ एग्जांपल से इसे और अच्छी तरह समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई मोबाइल परचेज किया है और उसकी परचेजिंग कॉस्ट है आपकी 10,000 रुपये। अब इस मोबाइल को एक साल बाद यदि आप सेल आउट करेंगे तो आपको 6,000 ही मिलने वाले हैं। ऐसा एज्यूम किया है कि मान लीजिए 6,000 रुपये आपको मिलते हैं, तो इसका मतलब 10,000 का मोबाइल अब आपको मिल रहे हैं 6,000 रुपये। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक साल बाद जो भी बायर है वो कहेगा कि आपने इस असेट को यूज़ किया है और उसकी वजह से इसकी वैल्यू में कमी आई है। तो 10,000 की असेट कम होते हुए 6,000 की हो जाती है। तो ये जो डिफरेंस है 10,000 और 6,000 का, 4,000 रुपये का इनके बीच में जो डिफरेंस है उसे ही हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। और इस 4,000 रुपये को हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। जैसे हमने कोई डिलीवरी वैन परचेज की 5 लाख रुपए में, एक साल बाद जब हम उसकी मार्केट वैल्यू निकालते हैं तो केवल 4 लाख रुपए ही होती है। यदि आप इसका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो एक साल बाद भी आपकी बुक्स में असेट की वैल्यू 5 लाख रुपए ही शो होगी, जो कि एक तरह से रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि मार्केट की वैल्यू उसकी 4 लाख रुपए है। इसी वजह से इस 1 लाख रुपए को, डिफरेंस के अमाउंट को डेप्रिसिएशन के रूप में हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ही क्यों किया जाता है? तो इसका जो पहला रीज़न है वो है कि आप अपने एसेट की सही वैल्यू अपनी बुक्स में रिफ्लेक्ट कर सकें, दिखा सकें। उसी वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए ही अपने एसेट्स को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ता है। दूसरा, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ही एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस हमें मिलता है, सही लाभ और हानि की स्थिति हमारे व्यापार की हमें पता चलती है। तीसरा इसका कारण है कि आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया ये एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है, वास्तव में जब आप खर्चा करते हैं तो उससे कोई न कोई बेनिफिट भी होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट का रूल हमारे अकाउंट्स में चलता है, तो जब आपने एक्सपेंस किया है तो उसके साथ साथ आपको कोई बेनिफिट भी हुआ होगा। और ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होने की वजह से बेनिफिट डायरेक्ट दिखाई नहीं देता है। इस बेनिफिट को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, एक फंड बना सकते हैं जिसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक फंड बन जाता है जो भविष्य में जब डेप्रिशिएट करते करते आपकी असेट की वैल्यू नील हो जाएगी, असेट को राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो नई असेट परचेज करनी पड़ेगी और उस टाइम पर इस डेप्रिसिएशन फंड का हम यूज कर पाएंगे। अब ये कैसे होता है, एक्यूमुलेटेड फंड कैसे तैयार होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है, ये आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका चौथा रीजन है टैक्सेस को सेव करना। जब आप
डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस मानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉफिट भी कम हो जाता है और उससे आप अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। पांचवा इसका रीजन है लीगल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार डेप्रिसिएशन चार्ज करना आवश्यक है। अब दोस्तों, डेप्रिसिएशन के कई मेथड्स होते हैं। विशेष तौर से इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड्स यूज की जाते हैं। सबसे पॉपुलर जो मेथड है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM, या WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसके अलावा भी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, UOP, सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड, SYD, अलग अलग मेथड्स का यूज होता है। यदि हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करें तो उसके अनुसार टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम बाय अलाउइंग डेप्रिसिएशन एज अ डिडक्शन फ्रॉम बिजनेस इनकम। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जब आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं तो उसे डिडक्शन की तरह अपनी बिजनेस इनकम से लेस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 दो मेथड्स अलाउड करता है, एक WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और दूसरा स्ट्रेट लाइन मेथड। WDV मेथड मैंडेट फॉर ऑल द असेट्स एक्सेप्ट फॉर असेट ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट्स, यानी WDV मेथड आपको सारे असेट्स पर अप्लाई करते हुए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, केवल पावर जनरेटिंग यूनिट्स पर SLM मेथड अप्लाई करना होता है। अब ये मेथड्स क्या होते हैं, WDV कैसे अप्लाई करते हैं, SLM मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस एक्ट में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, जैसे डेप्रिसिएशन इज अलाउड ओनली ऑन ब्लॉक ऑफ असेट्स, यानी एक जैसी नेचर वाली सारी सिमिलर असेट्स पर आप एक साथ उनका ब्लॉक बनाते हुए डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। और डेप्रिसिएशन चार्ज करते समय आपको अलग अलग रेट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। किसी पर 40% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, किसी पर 15% चार्ज करना है, तो रेट्स स्पेसिफाइड है एक्ट में, उसके अनुसार ही हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। इसी तरह से कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी यू कैन चार्ज डेप्रिसिएशन, यानी किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना आवश्यक है। इसमें भी दो मेथड्स अलाउ किए गए हैं, SLM और WDV। लेकिन दोस्तों, कंपनी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने असेट के अकॉर्डिंग मेथड्स को खुद सेलेक्ट कर सकती है। वैसे इस एक्ट में SLM मेथड को प्रीफर किया गया है। इसके अनुसार डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। असेट की यूजफुल लाइफ निकाल दी जाती है, और वो भी हमें नहीं निकालनी होती है, प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 2 ऑफ द एक्ट। एक्ट में प्रिस्क्राइब किया गया है कि यूजफुल लाइफ आपको कितनी माननी होगी। जैसे कोई मशीन है तो उसकी आपने यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स मान ली है, तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम SLM मेथड को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में विशेष तौर से WDV मेथड को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब चूंकि दोनों ही मेथड अलग अलग हैं और दोनों ही मेथड के अंदर अलग अलग तरह से डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का ऑब्जेक्टिव क्या है, टैक्स कंप्यूटेशन, यानी टैक्स को कंप्यूट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जबकि कंपनीज एक्ट के माध्यम से जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए उसका विशेष तौर पर यूज होता है। इनकम टैक्स एक्ट के माध्यम से ब्लॉक ऑफ असेट्स पर एक साथ आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, जबकि कंपनीज एक्ट के माध्यम से अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो इंडिविजुअल असेट्स पर अलग अलग आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए दिखाना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट के माध्यम से जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो प्री डिफाइंड रेट्स होती हैं 40%, 15%। कंपनीज एक्ट में जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हमें असेट की यूजफुल लाइफ ध्यान में रखनी पड़ती है। इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त WDV मैंडेटरी मेथड है, जबकि कंपनीज एक्ट में आप SLM या WDV दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन SLM को प्रीफर किया गया है। तो जैसे कि मैंने बताया, दोनों एक्ट्स अलग अलग हैं और दोनों में जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो दोनों में डिफरेंस आएगा। तो दोनों की वैल्यू के अंदर जो डिफरेंस है उसे टाइमिंग डिफरेंस भी मान सकते हैं आप, और इसकी वजह से एक नया टर्म और आ जाता है जिसे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डिफर्ड टैक्स असेट के नाम से जाना जाता है। और ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना पड़ता है। अगर आप मुझे कमेंट में कहेंगे कि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, डिफर्ड टैक्स असेट्स क्या होता है, इसे कब और कैसे हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना है, तो वो उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। आज विशेष तौर से हम WDV मेथड के माध्यम से डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं टैली में और डेप्रिसिएशन जुड़ी हुई अकाउंटिंग एंट्रीज को लर्न करते हैं। दोस्तों, टैली में सबसे पहले मैं आपको अपनी कंपनी की बैलेंस शीट दिखाता हूं। यहाँ पर फिक्स असेट में फर्नीचर और मशीनरी रखा हुआ है, और फर्नीचर की 31 मार्च को जो वैल्यू है वो 50,000 है। मशीनरी की 10 लाख रुपए की वैल्यू है। मशीनरी हमने परचेज की है अप्रैल मंथ में। यहाँ आप देख पा रहे हैं एंट्री कर रखी है हमने 1 अप्रैल में, जिसके ऊपर
ये हमारा कैपिटल गुड्स था और इसके ऊपर CGST SGST भी हमने चार्ज किया और ITC भी क्लेम किया है। और दूसरा जो हमारा असेट है फर्नीचर, इसका ओपनिंग बैलेंस हमने लिया है 50,000 और एक असेट मैं और क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट लेजर कंप्यूटर्स। तो ये कंप्यूटर हमारे लिए फिक्स असेट होगा, इसके ऊपर GST एप्लीकेबल रहेगा। इसका HSN नंबर डाल देते हैं 8845, देन स्पेसिफाई टैक्स डिटेल में 18% इसको लेते हुए हम इसको दिखाएंगे कैपिटल गुड्स और कंट्रोल-A से इस लेजर को सेव कर लेते हैं। अब दोस्तों इसे हमें परचेज करना है, तो जानबूझकर इसकी एंट्री में पोस्ट कर रहा हूँ 25 दिसंबर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों डेप्रिसिएशन के साथ इनकम टैक्स एक्ट जो मैंने आपको बताया था उसमें 180 डेज का रूल है, 180 डेज। जी हाँ दोस्तों, ये जो रूल है 180 डेज का, इसमें बताया गया है, इसमें कहा गया है यदि आप अपने बिजनेस की असेट्स को 180 दिन से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है। और यदि आपने 180 दिन से किसी असेट को कम यूज़ किया है तो उस पर हाफ ईयर, आधे साल का डेप्रिसिएशन ही चार्ज होगा। तो इस असेट को जो मैं यहाँ परचेस करने वाला हूँ, इसे हम लोग 180 डेज से कम यूज़ करेंगे। दिसंबर में परचेस कर रहे हैं, इट मीन्स 31 मार्च तक 180 दिन कंप्लीट नहीं होंगे, 6 महीने से कम यूज़ करेंगे तो इसके ऊपर हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमारे फाइनेंशियल ईयर का मिड पॉइंट होता है 30 सितंबर। 30 सितंबर से पहले आपने कोई असेट अपने बिजनेस में परचेज की है तो उसके ऊपर पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च के बीच में आपने कोई असेट परचेज की है तो उसके ऊपर आधे साल का डेप्रिसिएशन ही चार्ज होगा। तो कंप्यूटर हम लोग परचेज कर लेते हैं 40,000 और CGST और SGST इसके ऊपर चार्ज करेंगे। ये भी हमारे लिए कैपिटल गुड्स है, तो यहाँ पर कैपिटल गुड्स के लिए CGST ऑन कैपिटल गुड्स, SGST ऑन कैपिटल गुड्स, 2 लेजर मैंने क्रिएट कर रखे हैं। और डेप्रिसिएशन चार्ज करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने असेट पर ITC क्लेम किया है तो उसकी जो वैल्यू हो रही है 40,000, केवल उसी पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अगर आप ऐसी कोई एसेट परचेज कर रहे हैं जिस पर आपने ITC क्लेम नहीं किया है तो टैक्स सहित उस पूरी असेट की वैल्यू पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। अब फिर से हम चलते हैं बैलेंस शीट में। यहाँ देखते हैं कि हमारे पास 3 असेट है, कंप्यूटर्स, फर्नीचर और मशीनरी। अब इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार हमें 31 मार्च को इन असेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक लेजर्स क्रिएट करने होंगे। जैसे फर्स्ट लेजर होगा हमारा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर @10%। अब इसको हमको रखना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में और इसके ऊपर GST नॉट एप्लीकेबल रहेगा। तो GST नॉट एप्लीकेबल, ये हमारा एक्सपेंस लेजर है। इसी तरह से एक और लेजर हम क्रिएट करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जो कि रहने वाला है @15% और इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस GST नॉट एप्लीकेबल। तो हमारी जितनी भी असेट्स थी उनके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन के लेजर क्रिएट कर लिए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। लेजर्स, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स 40%, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर @10%, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी @15%। अब इसकी एंट्रीज को करने के लिए हमको चलना है जनरल वाउचर में, डेट रखनी है 31 मार्च और यहाँ पर सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ले लेते हैं @10%। इसकी वैल्यू बैलेंस शीट में आ रही थी 50,000, तो 50,000 का 10% होता है 5,000, वो यहाँ पर दिखाएंगे। इसी तरह से दूसरा हम लोग यूज़ करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जिसकी बैलेंस शीट में क्लोजिंग वैल्यू थी 10 लाख रुपए। इस पर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो 15% डेप्रिसिएशन 10 लाख का होगा 1,50,000 रुपीज़। और तीसरा हमारा लेजर है डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स, जिस पर है 40% रेट। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको हमने दिसंबर में परचेज किया है, तो 180 डेज का रूल आपको ध्यान रखना है। टोटल इसकी वैल्यू थी कंप्यूटर की 40,000 इंटू 40 डिवाइड बाय 100 16,000, लेकिन हमें 8,000 चार्ज करना है 180 डेज का रूल फॉलो करते हुए। अब सारी असेट्स को 1 बाय 1 डेप्रिशिएट करना है। सबसे पहले फर्नीचर, जो कि डेप्रिशिएट होगा 5,000 के साथ। दूसरा हमारा असेट है मशीनरी, जो कि डेप्रिशिएट होगा 1,50,000 के साथ। और तीसरा हमारा असेट है कंप्यूटर, जो डेप्रिशिएट होगा 8,000 रुपये के साथ। अब इस एंट्री को पोस्ट करने के बाद हम चलेंगे अपनी बैलेंस शीट में और वहाँ देखेंगे कि हमारी जो असेट्स है डेप्रिशिएट करने के बाद कंप्यूटर अब है 32,000 का, फर्नीचर है 45,000 और मशीनरी है 8,50,000। और इसी अनुसार हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसमें डेप्रिसिएशन अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, डेप्रिसिएशन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। और आपके बिजनेस में यदि बहुत सारे एसेट्स हैं तो ये नंबर ऑफ लेजर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसकी जगह पर आप फिर से
एक और ट्रिक यूज कर सकते हैं, एक नया ग्रुप बनाइए डेप्रिसिएशन के नाम से और उस ग्रुप को रखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और आपके जितने भी लेजर्स थे उन सारे लेजर्स को ऑल्टर करते हुए डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स, तो इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में ना रखते हुए आपने जो ग्रुप बनाया है उसमें इसको सेव कर लीजिए। सेकंड, फर्नीचर, तो उसको भी इसी तरह से डेप्रिसिएशन ग्रुप में यूज कीजिए, और मशीनरी तो उसको भी डेप्रिसिएशन ग्रुप में सेव कर लीजिए। अब आप जब जाकर देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, तो यहाँ पर आपको अलग अलग लेजर्स दिखाई नहीं देंगे, एक हेड दिखाई देगा डेप्रिसिएशन, और इस पर जब एंटर प्रेस करेंगे तो आपको अलग अलग हेड वाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों यहीं पर हमारा काम कंप्लीट नहीं होता। एज ए अकाउंट प्रोफेशनल हमें जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है तो शेड्यूल बी की एक एक्सेल शीट भी तैयार करनी पड़ती है, जिसमें आपको ये बताना पड़ता है कि आपने कौन कौन सी असेट्स पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, ईयर की स्टार्टिंग पर उसका बैलेंस कितना था, ईयर के एंड पर उसका बैलेंस कितना है, मिड ईयर में आपने कोई परचेज किया है, कोई सेल किया है, और उसके बाद 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो इस तरह की शीट एक्सेल में तैयार होती है। यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो इस एक्सेल शीट में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, ये सारा कुछ ध्यान में रखते हुए मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। आज की वीडियो में हमने इनकम टैक्स एक्ट के माध्यम से डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है वो डिटेल में डिस्कस किया है। आने वाली वीडियो में कंपनीज एक्ट के माध्यम से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करना सीखने वाले हैं, क्योंकि कई बार बिजनेस में अलग अलग सिचुएशन आती है जहां आपको डेप्रिशिएट करते करते असेट्स को राइट ऑफ करना पड़ता है, लिखना बंद करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, किस तरह से हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का यूज करना पड़ता है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसके थ्रू आप नई असेट कैसे परचेज करते हैं या रिप्लेस करते हैं, या फिर अपनी एसेट को सेल आउट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो ये सारा आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं। मुझे लगता है आज आपको डेप्रिसिएशन से लेकर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि फिक्स असेट से जुड़े हुए सारे वीडियोस आपको स्किप नहीं करने हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। यदि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।